हे गाइस, आई एम आरफ। आज हमारा टॉपिक है अर्ली किंगडम्स इन इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो इन किंगडम्स का डेवलपमेंट 2500 ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ था। इनकी वेल डिफाइंड टेरिटरी थी, मतलब इनकी अच्छे से फोर्टिफिकेशन हुआ था, मतलब अच्छे से वॉल्स बनी हुई थी, जिसके दो फायदे थे। एक तो जो एनिमी थी उससे बचाने के लिए, और दूसरा था कि जो राजा है वो अपने वॉल्स के चारों तरफ अपने किंगडम को अच्छे से संभाल सकता है। कुछ लोग राजा बन गए बड़े सेक्रीफाइस करके। ये डेवलपमेंट गंगा वैली में ही हुआ था, और वो सेक्रीफाइस जैसे अश्वमेध सेक्रीफाइस, जिसमें क्या होता था कि एक राजा एक घोड़े को खुला छोड़ देता था, जो गार्डेड, मतलब जो किंग के मेन थे वो उसे गार्ड करते थे। और अगर वो घोड़ा किसी और राजा के टेरिटरी में घुसा तो उसे एक तो एक ऑप्शन था कि उसे आने दो और वो हार मान ले उस राजा के सामने, और दूसरा ऑप्शन था उसे रोक दो आने से, और जिसका वो घोड़ा है उससे फाइट करनी पड़ेगी। अगर उसने हार मान ली तो जो सेक्रीफाइस के लास्ट में जो रिचुअल होती है उसमें उसे इनवाइट किया जाता है, और लोग जैसे विश्वास आते थे जो गिफ्ट्स लाते थे राजा का लिए। शुद्धराज को तो अलाउड ही नहीं था किसी रिचुअल में आना। जो प्रीस्ट थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इस रिचुअल में। जैसे एग्जाम्पल है कि सीक्रेट वाटर को वो किंग पे स्प्रिंकल करते थे। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चेंजेस आए थे। एक तो था कि जो राजा किंग कैसे बने, और दूसरा कि जो राजा की पोजीशन थी वो हाईलाइटेड हो गई, क्योंकि उनको राजगद्दी मिलती थी, उनको उस पर खाल लगी हुई थी टाइगर की, उनकी रथ मिलता था, उनको चैरेटियर मिलता था जो वॉर में उनके साथ कंपेनियन था, जो उनके रथ चलाता था। अब इन अर्ली किंगडम्स के बारे में हमको पता चला कैसे, सोर्सेस क्या थे इनके। एक तो था वैदिक टेक्स्ट, एक था बुद्धिस्ट टेक्स्ट, झटाका टेल्स। ये कुछ टेल्स हैं जिनमें जनपद और महाजनपद के बारे में लिखा गया है। तो अब इस पीरियड में यूज ऑफ आयरन हम पढ़ते हैं। इस पीरियड में यूज ऑफ आयरन था क्या? इस पीरियड में इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन था। ये आयरन इम्प्लीमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मेड काम को आसान बना दिया। कैसे कैसे? एक तो उन्हें वेपन्स के लिए यूज़ करते थे, वेपन्स बनाने में आसानी हो गई, अच्छे वेपन्स बनते थे। कॉइन्स में वुडन प्लोशेयर्स के अल्टरनेटिव थे, और वो अल्टरनेटिव अच्छे थे क्योंकि उनसे जो क्लियरिंग फॉरेस्ट, उनको अच्छे से डीप प्लॉइंग होती थी और फॉरेस्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब जनपद का जो वर्ड है वो लिटरली मीनिंग होता है वेयर द जन सेटेड फुट एंड सेटल डाउन, जब लोग जहाँ पे पैर रखा और सेटल हो गए। जो रूलर्स बड़े बड़े एरियाज को रूल करते थे उन्हें राजास ऑफ जनपद, उनको जनपद के राजा मान लेते थे, और वो सेक्रीफाइस करके बनते थे। इनके एविडेंस अतरंजी खेरा, हस्तिनापुर पुराना किला, इन जगह पर मिले थे। ये पल्सेस बार्ले, व्हीट, राइस, सीसम, मस्टर्ड, शुगर केन ये उगाते थे। यहाँ पे यूनिक स्टाइल ऑफ पॉटरी थी, जैसे PGW एक यूनिक स्टाइल है, पेंटेड ग्रेवेयर। आपको यहाँ पे इसकी फोटो दिख रही होगी। प्लेट्स और बाउल्स बनते थे इसके। ये बहुत ही स्मूथ टू टच एंड फाइन था। ये परहैप्स जो स्पेशल पीपल को इसमें फूड देते थे, फूड सर्व करते थे, इस पर सिंपल लाइट्स और जियोमेट्रिक पैटर्न बने थे। जैसे आप देख सकते हैं इस पर ट्राइंगल्स, लाइंस बनी हुई हैं। अब महाजनपद, हमने जनपद पढ़े, अब महाजनपद आए। 2500 ईयर्स अगो कुछ जनपद में आयरन का इम्प्लीमेंट ज़्यादा बढ़ गया, आयरन का यूज़, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए क्योंकि उनके पास अच्छे वेपन्स थे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए थे। 16 महाजनपद थे गंगा वैली में 6th सेंचुरी BCE में। ये ज़्यादातर रूलिंग ट्राइब के नाम से रख देते थे। इनकी कैपिटल सिटी होती थी और ये फोर्टिफाइड होते थे। किंग उनकी पावर दिखाते थे फोर्टिफिकेशन से, मैंने आपको बता दिया। ये कुछ 16 महाजनपद हैं, जैसे कुरु, कोसल, माला, वज्जी, मगध। ये एक फोर्टिफिकेशन वॉल्स के रिमेन्स है। ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक जगह है जहाँ की एक फोटो है। ये 2500 ईयर्स अगो पहले बनी थी।
अब महाजनपद के दो पॉलिटिकल सिस्टम थे, मतलब रूल कैसे होता था, एक तो रिपब्लिक और मोनार्की। रिपब्लिक में क्या होता था, पीपल राजा को इलेक्ट करते थे जैसे सक्या, और मोनार्की में क्या होता था, तो जैसे कोई बेटा का, राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, जैसे राजा महाराजा में चलता था पहले। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है और ये सबसे कॉमन भी है। जैसे मगध। अब टैक्स, फोर्टिफिकेशन और मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज, मतलब हमको पैसे चाहिए, बिना पैसे के हम कैसे करेंगे सब। तो वो पहले क्या करते थे, जब जनपद थे तब वो सिर्फ ओकेजनली गिफ्ट्स रिसीव करते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, गिफ्ट्स विफ्ट्स बंद कर दिए और उन्होंने क्या, मैं रेगुलर टैक्स लूंगा। ऐसा नहीं कि अभी ले लिया फिर बाद में नहीं ले लिया, रेगुलर टैक्स लेते थे। सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था 1/6 ऑन द टोटल पॉपुलेशन, टोटल प्रोडक्शन बाय फार्मर्स। फार्मर्स से जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 1/6। एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस हर्डर से लेते थे, वो ऐसे टैक्स भरते थे। क्राफ्टमैन कैसे टैक्स भरते थे कि वो एक महीने में एक दिन काम करते थे। हंटर और गैदरर, वो उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस देते थे। जो गुड्स जैसे अभी होता है, जैसे हर एक चीज़ पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब उसमें भी टैक्स लगता है, तो उसमें भी ऐसा होता था। अब एग्रीकल्चर, आयरन के जो टूल्स थे वो एक ड्रास्टिक राइज लिया है क्रॉप प्रोडक्शन में, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो सॉइल को अच्छे से प्लो कर पाते थे, जिसकी वजह से आराम से एक तो फॉरेस्ट क्लियर होते हैं और अच्छे से डीप प्लोइंग, सॉइल को अच्छे से प्लो कर सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज था प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। वो पहले क्या करते थे, बीज उगा देते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, वो सीधा सैपलिंग्स उगाते हैं, तो उनका टाइम बचता है। ये थोड़ा मेहनती काम था, लेकिन जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता था। अब है सोसाइटी। सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइड करी गई थी ब्राह्मण्स के द्वारा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने खुद ने बनाया था, वो खुद को ही सबसे ऊपर रखेंगे। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके अलग अलग काम थे और अलग अलग लेवल से इन्हें ट्रीट किया जाता था। ब्राह्मण्स, इनकी ड्यूटी थी स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस और रिसीव गिफ्ट्स। ये सबसे ऊपर थे। इन्होंने ये कास्ट सिस्टम बनाया था। ये पहले ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, लेकिन फिर बाद में ये बर्थ पे हो गया। अब सेकेंड है क्षत्रिय, रूलर्स, फॉट बैटल्स और प्रोटेक्टेड पीपल। अब है वैश्य, इन्हें विश भी कहते थे, मतलब कॉमन पीपल। ये थे ट्रेडर्स, फार्मर्स, हर्डर्स। और बोथ क्षत्रियज और वैश्यास, दोनों क्षत्रियज और वैश्यास दोनों ही सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते हैं ब्राह्मण्स के साथ। अब लास्ट थे शूद्रास। इनकी ड्यूटी थी कि ऊपर तीनों जो ग्रुप्स थे उनको सर्व करना है। इनको वेदा स्टडी करने का अलाउड नहीं था। वुमेन्स को भी शूद्रास के साथ ग्रुप करते थे। ये कास्ट सिस्टम हेरिटरी बन गया। अब अनटचेबल्स, प्रीस्ट ने बाद में क्या किया, कुछ लोगों को अनटचेबल्स क्लासिफाई कर दिया। इनमें आते थे क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स, गैदरर्स और वो लोग जो मरने के बाद बरियल्स और क्रीमेशंस में काम करते थे। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है कि जब हुआंगसांग आया था, जो एक चाइनीज ट्रैवलर था, वो इंडिया में आया था, तो उसने एक नया कानून बनाया था। उसने कहा लोगों को कि पहले तो फर्स्ट थिंग, शूद्रास का लय और अनटचेबल्स का लय अलग एक जगह बना देते हैं जहाँ पे वो लोग रहेंगे, और अगर वो शहर में आएंगे तो पहले उनको बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे वो उनके क्या करते थे, साइड में उन शूद्रास के और अनटचेबल्स के लकड़ी के वुडन के बोर्ड लगा देते थे और बेल्स भी लगा देते थे कि अगर वो किसी और क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य के पास आएंगे तो उनमें घंटी बज जाएगी और उनको समझ आ जाएगा कोई शूद्रा आ रहा है और उसे दूर रह जाओ। और उनके साइड में बोर्ड इसलिए लगते थे ताकि वो किसी से टच ना हो। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब है ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड क्या से होती थी, इंट्रोडक्शन ऑफ पंचमार्क कॉइन्स हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ले आया। अर्लियर ट्रेड बार्टर से होती थी। इंट्रोडक्शन ऑफ पंचमार्क कॉइन्स हुआ, सिल्वर और कॉपर के बनते थे। रोड्स और ब्रिजेस का नेटवर्क भी कंस्ट्रक्ट हुआ। इसके 2 फायदे थे। एक फ़ायदा था कि जो नॉर्मल ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छी हो गई और ट्रेड में भी बहुत मदद आई, क्योंकि ट्रैवलिंग अच्छी हुई तो ट्रेड अच्छे से हो पाएगी। सी ट्रेड हो गई, ट्रेडर सी में ट्रेड करते थे, जिससे और ज़्यादा अच्छे से दूर दूर तक सामान फैलता था। इन ट्रेड के मेन आर्टिकल्स थे परफ्यूम्स, आइवरी, सिल्क, मसलिन क्लॉथ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
ट्रेड के आर्टिकल्स थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हुआ जाता था इनके साथ। अब हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक मगध। मगध क्या था? एक महाजनपद था जो अपनी फॉर्मेशन के 200 ईयर्स बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया। ये क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे गंगा और सोन जैसी नदियाँ फ्लो करती थी जो इम्पोर्टेंट थी। एक तो वहाँ पे लैंड को फर्टाइल बनाते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, इसलिए। और उनके पूरे मगध के चारों तरफ फॉरेस्ट थे जिसमें एक तो एलिफेंट्स मिलते थे और आर्मी के लिए हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, और वुड मिलता था जिससे घर बन जाते थे। इस मगध के पावरफुल रूलर्स थे बिंबिसारा और अजातशत्रु। इन्होंने पूरी कोशिशें की अदर जो बचे हुए जनपद थे उनको कनकर करने की। ये जैनिज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉलोअर थे और इनके कोर्ट में महावीर जैन भी विजिट करते थे। यहाँ पे आयरन माइंस थी जिसकी वजह से आयरन बहुत आसानी से मिल जाता था और जो उनको वेपन्स बनाने में बहुत ही हेल्प करता था। एक राजा था अलेक्जेंडर जो यूरोप में मेडिसिनिया का किंग था। उसने एक सपना देखा था कि वो पूरी दुनिया को कनकर करेगा, लेकिन उसने पूरी दुनिया तो कनकर नहीं की, लेकिन उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया कनकर कर लिया। फिर वो इंडिया की तरफ आया तो उसके सोल्जर डर गए। उन्होंने सुना है कि इंडिया के पास वास्ट आर्मीज हैं, मतलब जिसमें फुट सोल्जर, चैरियट, एलिफेंट्स के साथ, इसलिए वो लोग डर गए। तो ये हमारी इंडिया की पावर को दर्शाता है कि इंडिया कितना पावरफुल था हिस्ट्री में। मतलब इंडिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, अच्छी माइंड्स थी इंडिया के पास, अच्छे टेक्नोलॉजी तो नहीं, मतलब अच्छी पावर थी इंडिया के किंग्स के पास। अब अ क्लोजर लुक वज्जी। वज्जी एक किंगडम था जो रिपब्लिक था। इसकी कैपिटल थी वैशाली। ये डिस्कशन साथ साथ करते थे, लेकिन वुमेन दासेस कमाकार्स को इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। ये वज्जी एक ऐसा महाजनपद है जो एक लिच्छवीस क्लैन था उससे एसोसिएटेड था, मतलब ये मिले हुए थे। तो लिच्छवीस क्लैन में महावीर जैन पैदा हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये महावीर जैन से रिलेटेड है अच्छे से। वो मतलब वज्जी में ही पैदा हुए थे क्योंकि वज्जी का ही एक वो है क्लैन लिच्छवीस। अब अजातशत्रु एंड द वज्जीस। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है अजातशत्रु और वज्जीस की। अजातशत्रु को वज्जीस पे अटैक करना था, तो उसने अपने मिनिस्टर वसाकारा को बुद्धा के पास भेजा उससे सलाह लेने के लिए। तो बुद्धा ने कहा कि जो वज्जीज हैं वो प्रॉस्पर ही करते रहेंगे, मतलब जीतेंगे जब तक वो रूल्स फॉलो करते हैं, फुल असेंबलीज में मिलते हैं, रेस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स। जो वज्जी मूवमेंट है उनको फोर्स से कैप्चर नहीं किया जाता था। सेंट्स, अलग अलग बिलीफ के सेंट्स को आने और जाने, मतलब कंट्री को लीव करे या आए, कुछ रोक टोक नहीं थी। आराम से वो कंट्री को लीव कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो आज यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।